हेलो फ्रेंड्स, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल व्हीकल एयर कंडीशनिंग, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है अब वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, जो लास्ट टाइम हमने शुरू किया। अब इसके अंदर आज हम पूरे सभी कंपोनेंट्स के बारे में डीप में स्टडी करेंगे और कहाँ से किस तरीके से रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है हमारे एसी सिस्टम में, और हीट कहाँ से किस तरीके से रिजेक्ट होती है, कहाँ पे एंटर होती है, वो सब के बारे में हमको समझना है। और इसके ऊपर से हम इसकी जिस तरीके से कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, ब्रेटन साइकिल, रैंकिन साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूअल साइकिल, इसी तरीके से हम इसके भी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल की एक साइकिल समझेंगे कि ये साइकिल किस तरीके से वर्क करती है। तो सबसे पहले आज हमारे ऑटोमोबाइल के अंदर मोस्ट कॉमन रेफ्रिजरेंट साइकिल जो यूज़ हो रही है वो ये है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स पे हम देखें तो राइट साइड की तरफ कंप्रेसर दिया हुआ है, कंप्रेसर, फिर कंडेंसर है, फिर एक्सपांसन वाले और इवापोरेटर है। ये मेन 4 कंपोनेंट है हमारे एसी सिस्टम के। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एसी सिस्टम, जिसके अंदर अभी मैं कोई भी और एडिटिव्स, कोई सिस्टम अंदर ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बेसिक 4 चीज़। जिस तरीके से आप ऑटोमोबाइल इंजन जब शुरू किया तो आपको सिर्फ किस तरीके से लाइन डायग्राम में बताया जाता था, क्या तो कि 2 लाइंस बता के आपको बताया जाता था ये वाल्व है, सिर्फ उल्टा बाउल जैसा बता के आपको बताया जाता था ये सिलेंडर है, उसके अंदर पिस्टन बताया जाता था विच इज़ रेसिप्रोकेटेड इनटू द सिलेंडर। ठीक है, बाद में जैसे जैसे आप आगे जाते गए उस तरीके से आपको बताया गया कि हाँ ये वाल्व्स इसके साथ लोकेटेड है, ये इंटेक मैनिफोल्ड इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पे सबसे पहले अभी आपकी शुरुआत है, इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से आपको व्हीकल एयर कंडीशनिंग बता रहे हैं, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज़ टू मच न्यू फॉर यू। ये सब्जेक्ट पूरा अभी तक आपने जितना पढ़ा उसमें अभी तक आपको आया नहीं है इसके बारे में पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला टॉपिक, there are 4 principal control volumes involve these components। 4 कंट्रोल वॉल्यूम प्रिंसिपल है इसके। अब वो कौन से और किस तरीके से वो हमको समझना है। आज का लेक्चर आप कृपया बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखना, क्योंकि ये अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो आगे बीएससी के सभी लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्योंकि आज का जो लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको सभी कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा और डीप में बताने जा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर जो था उसमें मैंने कंपोनेंट्स के बारे में प्राइमरी इंट्रोडक्शन दिया। सबसे पहला कंपोनेंट इवापोरेटर, आप देख सकते हो यहाँ पे कि जहाँ इवापोरेटर है वहाँ पे एक टेबल बन चुका है, ठीक है, फिगर में। उसके बाद कंप्रेसर आप देख सकते हो, उसके बाद कंडेंसर, ठीक है, और उसके बाद जो है वो है एक्सपांसन वाल्व। दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले नीचे की तरफ हम देखें तो इवापोरेटर, जो लास्ट टाइम यानी कि जो पहले मैंने लेक्चर लिया था इससे पहले, उसके अंदर इवापोरेटर ऊपर की तरफ बताया था और कंडेंसर। ऐसा ज़रूरी नहीं आप फिगर कैसे भी बनाओ, बस सिस्टम का जो वर्किंग है वो उसके इफेक्टेड होना ज़रूरी है। हाँ, यानी कि यहाँ कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि ये इनलाइन इंजन और हॉरिजॉन्टल इंजन उस तरीके से हुआ या वी इंजन, अब इंजन कैसा भी बनाओ वर्किंग उसका परफेक्ट होना ज़रूरी है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, कंडेंसर आपने ऊपर नीचे बनाया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस कंप्रेसर का इनपुट आउटपुट, इवापोरेटर का इनपुट आउटपुट, कंडेंसर का इनपुट आउटपुट, वो सब कुछ रिमेन सेम होना चाहिए। ये कंप्रेसर आ गया, आप देख सकते हो। उसके बाद ऊपर कंडेंसर, फिर है एक्सपांसन वाल्व। ये 4 जो मेन चीज़ है हमारे व्हीकल एयर कंडीशनिंग की, कि ये 4 कंपोनेंट ऐसे हैं कि जिसके बगैर हमारी ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम वर्क नहीं कर सकती, ये हमको पता होना चाहिए। अब all energy transfers by work and heat are taken as positive in the directions of the arrows। जो पूरी एनर्जी है, यहाँ आप फिगर में देख सकते हो कि वहाँ पे एरोज दिखाए हुए हैं मैंने, ठीक है, उस तरीके से उसको पूरा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हो एरोज दिखाए हुए हैं, ठीक है। कंप्रेसर का इनपुट है,
वो कहाँ से आ रहा है, इवापरेटर से आ रहा है। तो वहाँ मैंने 1 to 2 लिखा है। सो 1 क्या है, कंप्रेसर का इनपुट, और 2 क्या है, कंप्रेसर का आउटपुट। लेकिन 2 जो कंप्रेसर का आउटपुट है वही कंडेंसर का इनपुट है। जो कंडेंसर का आउटपुट है वो एक्सपांसन वाल्व का क्या बनेगा, इनपुट बनेगा। एक्सपांसन वाल्व का जो आउटपुट है वो इवापरेटर का क्या बन रहा है, यहाँ पे इनपुट बन रहा है। यानी कि इस तरीके से जब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि देयर आर 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ व्हीकल एयर कंडीशनिंग। अब यहाँ पे क्या है कि इवापरेटर जो है उसके अंदर हीट ऐड होती है, जबकि कंडेंसर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके अंदर से हीट रिलीज होती है। अब यहाँ पे क्या है कि कंप्रेसर जो है उसको हम वर्क एनर्जी देते हैं। अब उसको किस तरीके से, सो कि इंजन के बेल्ट ड्राइव से उसको ड्राइव देते हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो हमको समझ में आएगा कि यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स हमने देखे, इवापरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर एंड एक्सपांसन वाल्व। अब यहाँ से आगे बढ़े हम तो दूसरी स्लाइड की तरफ। तो द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, जिसके अंदर द प्रोसेस ऑफ दिस साइकिल, ये साइकिल की प्रोसेस कैसी है वो हमको समझना है। दोबारा मैंने वही फिगर ली हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर 1 2 2 3 3 4 4 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेगमेंट्स है वो किस तरीके से वर्क करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे प्रोसेस 4 to 1। तो यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हो कि 4 नंबर जो है वहाँ पे क्या बना दिया है, डॉट बना दिया है, जिसकी बदौलत आपको समझ में आएगा कि 2 फेज liquid water mixture with refrigerant is evaporated through heat transfer from the refrigerant space। यहाँ इवापरेटर जो है उसके अंदर क्या होगा, तो कि लिक्विड वेपर मिक्सचर रहेगा। यहाँ पे सिर्फ ना तो लिक्विड है ना तो वेपर है। रेफ्रिजरेंट जो है वो कौन से फॉर्म में रहेगा, लिक्विड और वेपर मिक्सचर में रहेगा। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा इवापरेटर में से, वैसे वैसे उसमें से हीट ट्रांसफ़र होगी, और जिसकी वजह से वो सिंपल कौन से फॉर्म में आ जाएगा, वेपर फॉर्म में आ जाएगा। कौन से फॉर्म में आएगा, वेपर फॉर्म में। तो वेपर फॉर्म यानी प्रोसेस 4 to 1 आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्लू कलर जिस तरीके से जा रहा है, ठीक है। दोबारा हम देखते हैं जिस तरीके से कि प्रोसेस 4 to 1, जिस तरीके से प्रोसेस 4 to 1 हो रहा है, उससे हमको समझ में आ रहा है कि वो इवापरेटर जो है उसका 4 पॉइंट, यानी कि इवापरेटर का जो इनपुट है उस दौरान क्या हो रहा है, लिक्विड वेपर स्टेट में है, लिक्विड वेपर मिक्सचर। लेकिन जैसे ही इवापरेटर में से बाहर निकलता है तो वो कौन से फॉर्म में आ जाता है, जैसे ही इवापरेटर से बाहर निकलता है वैसे वो कौन से फॉर्म में आ जाता है, वेपराइज फॉर्म में आ जाता है। तो वेपराइज फॉर्म में आने की वजह से अब क्या है, इट इज़ ईजी टू एंटर इनटू द कंप्रेसर एंड इट इज़ ईजी टू कंप्रेस द वेपर इन कंप्रेसर। कि कंप्रेसर के लिए बहुत आसान रहेगा कि वो किसको कंप्रेस करे, एयर को, यानी कि वेपर को, ठीक है। यानी अब वापस आप देख सकते हो 4 to 1, ठीक है। यानी अब आपको इवापरेटर का समझ में आ गया होगा। इस दौरान क्या हो रही है, हीट ऐड हो रही है अंदर। आप देख सकते हो नीचे की तरफ जो एरो दिखाया हुआ है उसका मतलब है कि अंदर हीट ऐड हो रही है। जैसे ही हीट ऐड होती है तो लिक्विड कंटेंट जो भी थे, लिक्विड वेपर, इट कन्वर्टेड इनटू अ ड्राई वेपर। और ड्राई वेपर बनने की वजह से अब वो क्या है कि जो कंप्रेसर है उसका एंटर जो है वहाँ पे वो कौन से फॉर्म में आ गया, टोटली वेपर फॉर्म में। तो दूसरा जो प्रोसेस है हमारा यहाँ पे समझते हैं कि वेपर रेफ्रिजरेंट इज़ कॉम्प्रेस्ड। अब हमने लिखा है यहाँ पे वेपर रेफ्रिजरेंट। वेपर रेफ्रिजरेंट इज़ कॉम्प्रेस्ड टू अ रिलेटिवली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायरिंग वर्क इनपुट। अब यहाँ है क्या, टेम्परेचर तो हमको इवापरेटर से मिला हुआ है, लेकिन अब क्या है कि कंप्रेसर जो है इज़ गिविंग अ प्रेशर, ठीक है, वो कंप्रेस कर रहा है तो वो प्रेशर दे रहा है। और हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है पीवीटी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी अपने आप बढ़ता रहेगा। तो और अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो 4 to 1 था, लेकिन अब हमारे लिए क्या है 1 to 2। तो 1 जो है वहाँ पे क्या, कौन सा फॉर्म था, 1 जो फॉर्म था कंप्रेसर के अंदर जब आ रहा था तब, तो कंप्रेसर के अंदर जब आ रहा है तब वेपर रेफ्रिजरेंट है बट लो प्रेशर। लेकिन कंप्रेसर के बाहर जाते ही वो क्या बन गया है,
हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट, हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट, क्योंकि अब जो रेफ्रिजरेंट है वो कौन से फॉर्म में है, तो कि वेपर फॉर्म में है, लेकिन उसका प्रेशर कैसा है, हाई प्रेशर, और उसका टेम्परेचर भी कैसा है, हाई टेम्परेचर है। अब ये जो हाई टेम्परेचर है, यानी यहाँ तक हम दो प्रोसेस को समझ चुके हैं, 4-1 एंड 1-2। अब वापस 1-2 प्रोसेस को देख सकते हो किस तरीके से कंप्रेसर में से जा रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये जो पूरी पीपीटी है वो पूरी डिज़ाइन की हुई है, जिसकी बदौलत आपको अच्छे से समझ में आए कि ये किस तरीके से वर्क कर रही है। अगर आप अच्छे से समझ लोगे ये 4 कंपोनेंट को, बाकी के अटैच कंपोनेंट जो है वो आपके लिए बहुत आसान रहेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज़ है ये 4 कंपोनेंट के बारे में समझा जाए, ये 4 कंपोनेंट किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अब आगे की प्रोसेस 2-3। अब यहाँ पे कंडेंसर है। अब कंडेंसर के अंदर क्या होता है, हीट रिलीज होती है, ठीक है। इवापरेटर के अंदर हीट ऐड होती है, कंडेंसर के अंदर से हीट रिलीज होती है, ये हमको ध्यान रखना है। अब कंडेंसर जो है उसका जो सेकंड पॉइंट है, कंडेंसर का सेकंड, यानी जो क्या है, कंप्रेसर का आउटपुट, कंप्रेसर का जो आउटपुट है वो किसके साथ कनेक्ट है, तो कि कंडेंसर के साथ। अब कंडेंसर का जो इनपुट है वो कंप्रेसर का जो आउटपुट है, दोनों एक ही है। तो यहाँ पे क्या है कि जो कंप्रेसर का आउटपुट था वो क्या था, हाई प्रेशर वेपर, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंस टू लिक्विड। अब उसमें से हीट रिलीज हो रही है, तो अब कंडेंसर के अंदर जो वेपर है वो क्या होगी, कंडेंस होगी, ठीक है। और हीट ट्रांसफ़र, यानी वो आसपास के एरिया को क्या करेगा, कूल डाउन करेगा, जिसकी वजह से वो जो हीट रिलीज़ हो रही है, जिसकी वजह से कंडेंसर जो है उसके अंदर की जो रेफ्रिजरेंट है वो वापस कौन से फॉर्म में आना शुरू कर देगा, तो कि थोड़ा कंडेंस होना शुरू कर देगा। क्या होना शुरू कर देगा, तो कि थोड़ा कंडेंस। अब जो ऐसे ही कंडेंस होगा तो वो वापस कौन से फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। समझ में आ रहा है, लिक्विड वेपर फॉर्म में, यानी कि उसके अंदर थोड़े थोड़े ऐसे पोर्शन है जो अब जो वेपर है वो धीरे धीरे कौन से फॉर्म में आएगी, वेपराइज फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, तो कि वेपराइज फॉर्म जो था वो अब धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में आना शुरू कर देगा। तो हम उसको कह सकते हैं लिक्विड वेपर फॉर्म, उसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड वेपर फॉर्म। और वहाँ से जैसे जैसे हीट रिलीज होती जाती है, क्योंकि कंडेंसर जो है उसके अंदर से हीट रिलीज़ हो रही है और उतने सारा वो ट्रांसफरिंग पार्ट है, आप देख सकते हो ये ट्रांसपोर्टिंग पार्ट। तो ट्रांसपोर्टिंग पार्ट के दौरान क्या हो रहा है कि जैसे ही वो 2-3 सेगमेंट पे जा रहा है, ठीक है, जैसे ही वो 2-3 सेगमेंट पे जा रहा है उस दौरान वहाँ से हीट रिलीज़ हो रही है और वो ठंडा पड़ रहा है अंदर रेफ्रिजरेंट ठंडा पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे रेफ्रिजरेंट ठंडा पड़ रहा है तो वेपर स्टेट में जो रेफ्रिजरेंट है वो कौन से स्टेट में आ रहा है, कंडेंसेशन की वजह से। तो क्या कंडेंसेशन की वजह से वो मॉइस्चराइज्ड फॉर्म या तो लिक्विड पार्टिकल्स के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है। अब लिक्विड पार्टिकल्स के फॉर्म में यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर सबसे पहला था 4-1 जो इवापरेटर वाला, सेकंड वाला कंप्रेसर वाला जिसके अंदर वो वेपर स्टेट लेकिन हाई वेपर प्रेशर में कन्वर्ट कर देगा। थर्ड वन जो है वो वेपर रेफ्रिजरेंट। अब फोर्थ वन जो है एक्सपांसन वाल वाला हमारा। अब एक्सपांसन वाल का जो हमारा सेगमेंट है वो क्या है, वहाँ पे क्या आ जाएगा, तो कि एक्सपांसन वाल इज़ अ वन टाइप ऑफ अ नोजल, क्योंकि वहाँ पे क्या कर रहा है वो एक्सपांड कर रहा है यानी क्या होगा, अब यहाँ पे जो आगे से कंडेंस होकर जो लिक्विड आ रहा है, ठीक है, वही लिक्विड वेपर स्टेट है। अब वो लिक्विड वेपर स्टेट जो है वो एक्सपांसन वाल में से और थोड़ा क्या हो जाएगा, प्रेशर उसका रिड्यूस हो जाएगा। प्रेशर रिड्यूस होगा जिसकी वजह से क्या होगा कि इवापरेटर का जो प्रेशर है इसलिए अब इवापरेटर के अंदर जब वो रेफ्रिजरेंट आएगा तो वो लो प्रेशर रहेगा, जिसकी वजह से वो आसानी से पूरे इवापरेटर में क्या हो पाएगा, धीरे से घूम पाएगा। और दूसरी बात है एक्सपांसन वाल के ज़रिए वो जो रेफ्रिजरेंट था वो और थोड़ा क्या रहेगा, माइनर, वहाँ पे थोड़ा उसको टाइम मिलेगा, वो ठंडा हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक नोजल जैसा है जिसकी वजह से जो उसका एक्सपांसन वाल का 3 नंबर का पॉइंट है वहाँ का प्रेशर और 4 नंबर का प्रेशर, तो 4 नंबर का प्रेशर कैसा रहेगा, कम रहेगा। क्यों कम रहेगा, क्योंकि वो ये एक्सपांसन वाल है, नॉट नैरो इट्स मार, यानी एक्सपांसन वाल की वजह से क्या रहेगा यहाँ पे कि जो 3 नंबर जो है वहाँ पे जितना प्रेशर रहेगा उससे यहाँ पे P4 जो रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा।
और इसकी वजह से और जो रेफ्रिजरेंट है, ये जो हमारा रेफ्रिजरेंट सिस्टम में जो घूम रहा है, वो और कौन से फॉर्म में आ जाएगा, तो के नियरेस्ट टू लिक्विड वेपर। लिक्विड वेपर में आने की वजह से अब वो वापस हम 4:1 के ऊपर स्टडी कर सकते कि वापस हम 4:1 की तरफ जाएं तो हम देख सकते हैं कि 2 फेज लिक्विड वेपर वापस वही साइकिल शुरू होगी। आप देख सकते हो वापस वही साइकिल लिक्विड वेपर, और वो कहाँ जाएगी, तो कि इवापोरेटर में। वो वापस कहाँ जाएगी, इवापोरेटर में। ठीक है, यानी वो इवापोरेटर में गई है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे देन आफ्टर वो जो अब है इवापोरेटर में जाने के बाद वो थोड़ी क्या हो गई है, ड्राई हो गई, जिसकी वजह से लिक्विड कंटेंट्स जो भी थे वो क्या हो गए, थोड़े दूर हो गए। और अब ये वेपराइज रेफ्रिजरेंट जो है वो कहाँ जा रहा है, तो कि कंप्रेसर के अंदर। जैसे वो कंप्रेसर में जा रहा है तो कंप्रेसर के अंदर लो प्रेशर टू हाई प्रेशर में वो कन्वर्ट हो रहा है। थर्ड वन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थर्ड वन के अंदर क्या है, कंडेंसर के अंदर हीट रिलीज़ हो रही है। कंडेंसर के अंदर हीट रिलीज़ होने की वजह से क्या हो रहा है, जो हाई प्रेशर वेपराइज रेफ्रिजरेंट जो था वो ठंडा पड़ने की वजह से उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट आने लगे, और मॉइस्चरिटी होने की वजह से वहाँ क्या हो गया कि जो कंडेंसर जो है उसने वो जो रेफ्रिजरेंट था उसको क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। देन आफ्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इवापोरेटर का सेगमेंट किस तरीके से। देन आफ्टर एक्सपांसन वाल्व, उसके अंदर क्या है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट। आपको फॉर्मेशन याद रखने, पहले में जो था वो लिक्विड वेपर मिक्सचर था, सेकंड में वेपर रेफ्रिजरेंट, थर्ड में वेपर रेफ्रिजरेंट। लेकिन वो क्या कर रहा है, कंडेंस द लिक्विड, यानी वो क्या कर दिया कि वो जो थर्ड वाला जो सेगमेंट है, यानी यहाँ का आप देख सकते हो कंडेंसर का, उसमें लिखा हुआ है वेपर रेफ्रिजरेंट। जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। और लिक्विड रेफ्रिजरेंट होने की वजह से वो एक्सपांसन वाल्व के अंदर जब जाता है आगे, तो एक्सपांसन वाल्व में जब आगे एंटर होता है उस दौरान यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सपांसन वाल्व का सेगमेंट्स। ठीक है, कि जैसे वो 3 to 4 की तरफ आता है तो वहाँ पे और प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और एक्सपांसन वाल्व के सेगमेंट्स की तरफ वो जो रेफ्रिजरेंट होता है वो हमारा कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। यानी कि ये जो एक ऐसे सिस्टम है जिसके अंदर व्हीकल एयर कंडीशनिंग में रेफ्रिजरेंट सिर्फ इतने सिस्टम में घूमता है, लेकिन वो अपने फॉर्म को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। कभी वो वेपराइज फॉर्म में होता है, तो कभी वो लिक्विड वेपर में होता है, तो कभी वो लिक्विड स्टेट में होता है। जिस तरीके से इवापोरेटर है, तो इवापोरेटर के अंदर क्या है, लिक्विड वेपर। कंप्रेसर के अंदर क्या है, वेपर में है। कंडेंसर में कौन से फॉर्म में है, वेपर में से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। और एक्सपांसन वाल्व में क्या है, लिक्विड में तो है, आउटर भी लिक्विड ही है, लेकिन प्रेशर क्या हो गया वहाँ पे, रिड्यूस हो गया। कंप्रेसर में प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कंप्रेसर साइड वाली जो साइड है, कंप्रेसर और कंडेंसर, ये हाई प्रेशर साइड है, जबकि एक्सपांसन वाल्व और इवापोरेटर वो कैसी साइड है, लो प्रेशर साइड। अब ये हाई प्रेशर साइड क्या है और लो प्रेशर साइड क्या है, इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि ये सिस्टम किस तरीके से वर्क करती है। आप दोबारा देख सकते हो, सिर्फ इवापोरेटर में से गया, देन कंप्रेसर, देन कंडेंसर, एंड देन एक्सपांसन वाल्व। यानी यहाँ तक आपको पूरी सिस्टम समझ में आ गई होगी। तो आगे का जो सेगमेंट है हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर सिस्टम और दूसरे उसके अटैच सिस्टम, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू।